गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक तरह की वित्तीय जासूसी करने वाले हैं। सोचिए कि एक कंपनी कुछ बनाती है, मान लीजिए बिस्किट। उसने हिसाब लगाया कि 100 पैकेट बिस्किट बनाने में करीब 1,000 रुपए का कच्चा माल लगेगा। लेकिन जब महीने के आखिर में हिसाब करने बैठे तो पता चला कि खर्चा तो 1,200 रुपए हो गया। अब ये 200 रुपए ज्यादा कहाँ गए? क्या कहीं कोई गड़बड़ है? इसी गड़बड़ का पता लगाने के तरीके को कहते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एनालिसिस। आज की हमारी चर्चा इसी पर है। हम समझेंगे कि कंपनियां कैसे पता लगाती हैं कि कच्चे माल पर हुआ खर्च उनके अनुमान से अलग क्यों है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हाँ, कीमतें बढ़ गई थी या हमारे प्रोडक्शन फ्लोर पर बर्बादी ज्यादा हो रही है। जब तक आप समस्या की जड़ नहीं जानेंगे, आप उसे ठीक कैसे करेंगे? ये विश्लेषण मैनेजमेंट के हाथ में एक टॉर्च की तरह है जो अंधेरे कोनों में रोशनी डालता है। तो चलिए इस केस को खोलते हैं। हमारी जांच का पहला पड़ाव है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यानी कीमत का अंतर। इसका सीधा सा मतलब है हमने माल खरीदने के लिए जो कीमत चुकाई वो उस कीमत से कितनी अलग थी जो हमने चुकाने की सोची थी। बिल्कुल, हम ये पता लगा रहे हैं कि क्या हमें अच्छी डील मिली या हम एक तरह से ठगे गए। अगर हमने सोचे हुए दाम से कम में माल खरीद लिया तो इसे अनुकूल या फेवरेबल वेरिएंस कहते हैं। मतलब अच्छी बात है। हाँ, मतलब वाह, पैसे बचा लिए। हाँ। लेकिन अगर हमें सोचे हुए दाम से ज्यादा चुकाना पड़ा तो ये प्रतिकूल या एडवर्स वेरिएंस है। और ये एक खतरे की घंटी है कि खर्चे हमारे काबू से बाहर हो रहे हैं। तो इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? क्या कोई बहुत मुश्किल फॉर्मूला है इसका? नहीं, इसका लॉजिक बहुत सरल है। आपको बस ये देखना है कि प्रति किलो या प्रति यूनिट पर आपने कितना ज्यादा या कम खर्च किया। फिर उस अंतर को कुल खरीदी गई मात्रा से गुणा कर दीजिए, बस। चलिए इसे जरा जमीनी हकीकत से जोड़ कर देखते हैं। मान लीजिए हम वही बिस्किट बनाने वाली कंपनी है और हमें 1,000 किलो आटा खरीदना था। हमारा अंदाजा था कि आटा 50 रुपए प्रति किलो मिलेगा। ये हमारा मानक मूल्य हो गया। लेकिन जब हमारी टीम बाजार गई तो असल में उन्हें 55 रुपए प्रति किलो चुकाने पड़े। ओके, तो यहाँ हर किलो पर 5 रुपए ज्यादा लगे। हाँ, और हमने 1,000 किलो खरीदा। हाँ, तो सीधा हिसाब है, 1,000 किलो को 5 रुपए से गुणा करें तो आता है 5,000 रुपए। ये हुआ हमारा 5,000 रुपए का प्रतिकूल प्राइस वेरिएंस। इसका मतलब है कि सिर्फ कीमत बढ़ने की वजह से हमारी लागत 5,000 रुपए बढ़ गई। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या खरीद विभाग ने ठीक से मोलभाव नहीं किया या कोई और वजह थी? देखिए, यहाँ कई पहलू हो सकते हैं। हो सकता है कि अचानक सरकार ने गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया हो, जिससे बाजार में आटे की कीमतें बढ़ गई हों। इसमें खरीद विभाग की कोई गलती नहीं है, ये बाजार का उतार चढ़ाव है। अच्छा। यह हो सकता है कि कोई बड़ी बाढ़ आ गई हो
जिससे सप्लाई चेन टूट गई और माल महंगा हो गया। लेकिन क्या हमेशा बाहरी कारण ही होते हैं? नहीं, अक्सर नहीं। कई बार वजहें अंदरूनी होती हैं। जैसे हो सकता है कि खरीद मैनेजर ने सही सप्लायर से बात ही न की हो, या मोलभाव करने में ढिलाई बढ़ती हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोडक्शन टीम आखिरी समय पर बताती है कि अरे आटा तो खत्म हो गया, अभी कभी चाहिए। ऐसी इमरजेंसी में खरीदने पर आपको कभी अच्छी कीमत नहीं मिलती। सही बात है। आप सप्लायर की शर्तों पर खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए आमतौर पर इस वेरिएंस की जिम्मेदारी खरीद विभाग पर डाली जाती है। ये उनके लिए एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है। तो ये कहना सही होगा कि प्राइस वेरिएंस की सुई सीधे खरीद मैनेजर की तरफ घूम जाती है, या इसमें और भी पेचीदगियां हैं? देखिए, जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है, लेकिन एक अच्छा मैनेजर सिर्फ उंगली नहीं उठाएगा। वो ये समझने की कोशिश करेगा कि क्या ये एक बार की समस्या थी या ये बार बार हो रहा है। क्या हमें अपने सप्लायर्स बदलने की जरूरत है? क्या हमें अपनी खरीदारी की योजना बेहतर बनाने की जरूरत है? ये वेरिएंस सजा देने के लिए नहीं, बल्कि सुधार का रास्ता दिखाने के लिए होता है। बिल्कुल एक्शन पॉइंट। तो डिटेक्टिव, हमने पहला सुराग सुलझा लिया है। कीमत में गड़बड़ी के फिंगरप्रिंट्स हमें सीधे खरीद विभाग के दफ्तर तक ले आए हैं। लेकिन कहानी तो अभी बाकी है, क्योंकि माल खरीदने के बाद असली खेल तो प्रोडक्शन फ्लोर पर शुरू होता है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है कि हमने उसका इस्तेमाल कितनी समझदारी से किया। हाँ, ये हमारी जांच का दूसरा और शायद ज्यादा पेचीदा हिस्सा है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यानी इस्तेमाल का अंतर। यहां हम ये पता लगाते हैं कि दिए गए उत्पादन को करने के लिए हमने जितना माल इस्तेमाल किया वो मानक या स्टैंडर्ड से कितना कम या ज्यादा था। मतलब क्या हमने कम आटे में ज्यादा बिस्किट बना लिए, या फिर बहुत सारा आटा बर्बाद कर दिया? एग्जैक्टली। ये वेरिएंस हमें यही बताता है। ये सीधे सीधे हमारी प्रोडक्शन की कुशलता को नापता है। और यहां भी अगर हमने मानक से कम माल इस्तेमाल किया तो ये अनुकूल है, हमारी टीम बहुत कुशल है, उन्होंने बर्बादी रोकी। लेकिन अगर हमने मानक से ज्यादा माल इस्तेमाल कर लिया तो ये प्रतिकूल है, जो किसी बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है। हाँ। तो चलिए अपने बिस्किट वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। मान लीजिए 1000 पैकेट बिस्किट बनाने के लिए मानक ये है कि 500 किलो आटा इस्तेमाल होना चाहिए। ये हमारी मानक मात्रा है। ठीक है। लेकिन जब उत्पादन पूरा हुआ और स्टॉक गिना गया तो पता चला कि असल में 550 किलो आटा इस्तेमाल हो गया। ये हमारी वास्तविक मात्रा है, मतलब 50 किलो आटा ज्यादा लग गया। अब इस 50 किलो की कीमत कैसे निकालेंगे? यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान में रखनी है। जब हम इस्तेमाल की बर्बादी का हिसाब लगाते हैं तो हम हमेशा मानक मूल्य का इस्तेमाल करते हैं, वास्तविक मूल्य का नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि हम सिर्फ मात्रा के असर को अलग से देखना चाहते हैं। कीमत के असर को हम पहले ही देख चुके हैं, है ना? तो अगर हमारा मानक मूल्य 50 रुपए प्रति किलो था तो हम 50 किलो की अतिरिक्त बर्बादी को 50 रुपए से ही गुणा करेंगे। समझ गई। तो 50 किलो गुणा 50 रुपए, ये हुआ 2500 रुपए प्रतिकूल यूसेज वेरिएंस। इसका मतलब हमारी प्रोडक्शन टीम की अकुशलता या बर्बादी की वजह से कंपनी को 2500 रुपए का सीधा नुकसान हुआ। बिल्कुल। और अब असली जासूसी शुरू होती है। ये 50 किलो आटा गया कहाँ? इसके कारण बहुत दिलचस्प हो सकते हैं। हो सकता है कि मशीनें पुरानी हों और आटा ज्यादा गिराती हों, या हो सकता है कि कर्मचारी नए हों और उन्हें सही ट्रेनिंग ना मिली हो। खराब सुपरविजन भी एक बड़ा कारण होता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये हमेशा इतना सीधा होता है? मान लीजिए खरीद विभाग ने पैसे बचाने के चक्कर में बहुत ही घटिया क्वालिटी का आटा खरीद लिया, जिसमें नमी थी और कीड़े थे, तो प्रोडक्शन टीम को उसे छानने और साफ करने में ज्यादा बर्बादी करनी पड़ी। अब जिम्मेदार कौन? बेहतरीन सवाल। प्रोडक्शन टीम तो कहेगी कि हमें जैसा माल मिला हमने वैसा काम किया। और यहीं पर यह विश्लेषण सबसे शक्तिशाली हो जाता है। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को छुआ है, विभागों के बीच की खींचतान। यह बिल्कुल संभव है और अक्सर होता है कि एक विभाग का अनुकूल वेरिएंस दूसरे विभाग के लिए प्रतिकूल वेरिएंस का कारण बन जाए। मतलब एक का फायदा दूसरे का नुकसान। ठीक वैसा ही। मुझे एक फर्नीचर कंपनी का किस्सा याद आता है। उनके खरीद विभाग ने एक नए सप्लायर से बहुत सस्ती लकड़ी खरीदकर महीने के अंत में शानदार अनुकूल प्राइस वेरिएंस दिखाया। सबने उनकी पीठ थपथपाई। लेकिन जब प्रोडक्शन के नतीजे आए तो उनका प्रतिकूल यूसेज वेरिएंस आसमान छू रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लकड़ी सस्ती इसलिए थी क्योंकि उसे ठीक से सुखाया नहीं गया था, उसमें नमी थी। जब कारीगरों ने उसे काटना शुरू किया तो वो फट जाती थी या मुड़ जाती थी। नतीजा ये हुआ कि 30% लकड़ी बर्बाद हो गई। ओहो। तो खरीद विभाग ने जो कुछ 1000 रुपए बचाए थे
उसकी वजह से प्रोडक्शन विभाग को लाखों का नुकसान हो गया। ये दिखाता है कि ये विभाग अलग अलग टापू नहीं है, बल्कि एक ही नाव में सवार हैं। वाह, ये तो वाकई एक आहा मोमेंट है। तो सिर्फ एक नंबर को देखकर खुश या दुखी नहीं हो सकते, हमें पूरी तस्वीर देखनी होगी। तो अब हमारे पास दो सुराग हैं, एक कीमत का जो 5,000 प्रतिकूल था और एक इस्तेमाल का जो 2,500 प्रतिकूल था। इन दोनों कहानियों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? ये इस केस का क्लाइमैक्स है। कुल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इन दोनों को जोड़कर ही बनता है। आपके उदाहरण में 5,000 प्रतिकूल प्लस 2,500 प्रतिकूल, मतलब कुल वेरिएंस हुआ 7,500 रुपए प्रतिकूल। सही। लेकिन अगर मैनेजर को सिर्फ ये बताया जाए कि सर मटेरियल पर 7,500 रुपए ज्यादा खर्च हो गए, तो वो क्या करेगा? वो किस पर गुस्सा करेगा? खरीद वाले पर या प्रोडक्शन वाले पर? ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। बिल्कुल, और इसीलिए ये विश्लेषण इतना जरूरी है। अब मैनेजर के पास एक विस्तृत रिपोर्ट है। वो खरीद मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर दोनों को एक ही कमरे में बिठा सकता है और कह सकता है, देखो हमारी कीमत 5,000 से ज्यादा थी और हमारी बर्बादी 2,500 से, कुल मिलाकर हमें 7,500 का नुकसान हुआ है। इससे तो दोनों विभागों में लड़ाई हो जाएगी। एक कहेगा तुम्हारी गलती, दूसरा कहेगा तुम्हारी। शुरुआत में शायद ऐसा हो, लेकिन एक अच्छा मैनेजर इसे लड़ाई में नहीं बल्कि समाधान खोजने के अवसर में बदल देगा। वो पूछेगा, खरीद विभाग, क्या हम थोड़ी बेहतर क्वालिटी का माल खरीद सकते हैं, भले ही वो 2 रुपए प्रति किलो महंगा हो? और प्रोडक्शन विभाग, अगर आपको बेहतर क्वालिटी का माल मिले तो क्या आप बर्बादी 10% कम कर सकते हैं? यह विश्लेषण दोषी कौन है से ध्यान हटाकर समस्या को कैसे ठीक किया जाए पर ले आता है। यह साइलोज में काम करने की मानसिकता को तोड़ता है और सहयोग को बढ़ावा देता है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि मटेरियल वेरिएंस सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये किसी भी मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय के लिए एक आईना है जो दिखाता है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। सही कहा। ये लागत को नियंत्रित करने, प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और विभागों के बीच तालमेल बिठाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। हमने 2 मुख्य जासूसों के बारे में जाना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो हमें बताता है कि हमने खरीदारी में कितनी समझदारी दिखाई, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो हमें बताता है कि हमने संसाधनों का कितना कुशलता से इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी वो ये है कि इन दोनों को अलग अलग देखने से आधी अधूरी कहानी ही पता चलती है। असली समझ तब आती है जब हम ये देखते हैं कि एक का फैसला दूसरे के नतीजों पर कैसे असर डालता है। बिल्कुल, ये एक सतत सुधार का चक्र बनाता है। जब इन वेरिएंस का सही तरीके से विश्लेषण किया जाता है तो इससे बेहतर सौदे होते हैं, बर्बादी कम होती है और अंत में कंपनी का मुनाफा बढ़ता है। ये सिर्फ अकाउंटिंग नहीं, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोतों में एक बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। प्राइस वेरिएंस हमेशा खरीदी गई कुल मात्रा पर निकाला जाता है, जबकि यूसेज वेरिएंस सिर्फ इस्तेमाल की गई मात्रा पर। हाँ, ये एक अहम बिंदु है। तो सोचिए, अगर किसी कंपनी ने एक महीने में 10,000 किलो माल खरीदा लेकिन इस्तेमाल सिर्फ 2,000 किलो किया, इसका मतलब है कि 8,000 किलो माल अभी भी गोदाम में पड़ा है। कंपनी ने शायद बल्क में खरीदकर एक अनुकूल प्राइस वेरिएंस दिखा दिया हो, लेकिन उस 8,000 किलो माल को स्टोर करने की लागत, उसके खराब होने का जोखिम और उसमें फंसी हुई पूंजी का क्या? तो क्या वो अनुकूल वेरिएंस वास्तव में कंपनी के लिए फायदेमंद है? ये सवाल हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल की एक और गहरी दुनिया में ले जाता है।